नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से आप सभी का मैं सामान्य विज्ञान का टेस्ट लेने वाला हूं। ये सभी प्रश्न वे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि जो आपका ये विषय है सामान्य विज्ञान का, ये कितना कंप्लीट है। तो आइए टेस्ट को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसी में आपको उत्तर करना है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम रेशम बनाने के लिए कौन से कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 व 3 नायलॉन 66 तथा रेयन, ये दोनों अपने पास कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या है प्रश्न? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है ये किससे संदर्भित की जाती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या से, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से, चौथा है एक अणु में परमाणु की संख्या से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसका उत्तर आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, परमाणु की संख्या कहते हैं। तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसके लिए आपको नीचे यहाँ पर ये व्याख्या को देखना पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आज की इस टेस्ट का। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है आपसे कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, चौथा ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो आपको बताना है। तो कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लाइसोसोम, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है तथा डिस्पोजल बैग इसे कहा जाता है, अथवा एक और शब्द से संबोधित किया जाता है, कोशिका की सफाई कर्मचारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, जिसका निर्माण गोल्जी बॉडीज के टूटने पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको बताना है। 4 ग्रंथियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है अधिवर्ग ग्रंथि। तो सही उत्तर का आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, जबकि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इसकी व्याख्या देखिए आप इस प्रश्न की। तो 2 प्रकार की ग्रंथियाँ अपने बॉडी में होती हैं। पहली होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। उदाहरण लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ तथा यकृत ग्रंथियाँ। ठीक है, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। जबकि एक और प्रकार होता है अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यह नलिका विहीन होती हैं। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था जिसका उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लार ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, यदि 4 गेंदे ए बी सी और डी के द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन क्रमशः ए बी सी डी हो तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गेंद डी और ए, गेंद बी और सी, गेंद ए बी,
चौथा ऑप्शन है सभी का घनत्व समान होगा। तो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी उत्तर कीजिए किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आपको आ जाएगा। तो उत्तर कैसे निकालोगे, देखो घनत्व क्या होता है दोस्तों, रो बराबर क्या होता है अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि m बटा v होता है। यहाँ पर अपने को m जो है ये क्या दे रखा है, समान दे रखा है। जब m समान है तो अपना रो भी क्या होगा, समान होगा और v भी समान होगा। अतः आप कहोगे दोस्तों कि यहाँ पर सभी गेंदों का घनत्व क्या होगा, समान होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। किसी पदार्थ यानी कि कोई 1 ग्राम पदार्थ है, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाओगे तो उसके लिए जो आपको ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी, या आप कह सकते हो जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे आप क्या कहोगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है जलयोजन, ऊष्मीयधारिता, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा। चौथा ऑप्शन है ध्रुवीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में की जाती है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वेबर। ठीक है, वोल्ट विभवांतर के लिए प्रयोग में की जाती है, एम्पियर धारा को मापने के लिए, ओम प्रतिरोध को मापने के लिए। तो अन्य 3 ऑप्शन से भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेबर। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दबाव, ऊर्जा, बल, तापमान। तो अर्ग, जूल, कैलोरी ये सभी किसकी इकाइयाँ हैं, ये आपको उत्तर करना है। तो फटाफट से इसका उत्तर कर दीजिए सभी विद्यार्थी, क्योंकि इसका उत्तर आपको पता लग गया होगा। अपने पास अर्ग, जूल, कैलोरी ये सभी ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, सामान्य प्रश्न है, ज़्यादा डीप लेवल के प्रश्न नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व के बारे में आपको जानकारी होगी, तो इसके लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मोल प्रति लीटर, कोई इकाई नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पूरा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है मोल प्रति लीटर, तीसरा है कोई नहीं, चौथा है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर दिया गया है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपको पता होगा जो आपेक्षिक घनत्व है ये मात्रकहीन होता है, यानी कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है चुंबकीय ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तथा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई के लिए किसी वस्तु की ऊंचाई के सापेक्ष जो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जाती है वो कौन से सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो U बराबर mgh से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पौधों में फ्लोएम जो उत्तक हैं दोस्तों का कार्य होता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जो कि एक उत्तक है।
इसका कार्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। दूसरा ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पानी का परिवहन करता है। तीसरा ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में रोशनी का परिवहन करता है। चौथा ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में सोडियम का परिवहन करता है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। इजी प्रश्न है, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक है, बचे ये दोनों ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होएगा वो होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम उत्तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्लोएम उत्तक का कार्य पेड़ पौधों में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वो एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती है। तो रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में वो कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वो एक प्रकार से अणुकणों से बनी होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सही उत्तर आप बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धातु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, पॉलीमर, से बनाया जाता है। तो कपास निम्नलिखित में से कौन से बहुलक से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन है स्टार्च, जिसे मांड भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों सेलुलोज। तीसरा है ग्लाइकोजन। चौथा है प्रोटीन। ठीक है, तो अपनी प्रोटीन तो क्या है, प्रोटीन ही, ये बहुलक तो ही नहीं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से आप सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज से कपास बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। पहले मैंने आपसे पूछा था कि किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वो उसमें स्थित प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। यहाँ पर पूछा गया है द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो इसका उत्तर आप कर दोगे आसानी से। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है अपने पास, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। ये सभी वही प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। 4 गैसें के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहली गैस है H2S, दूसरी है SO2, तीसरी है NO2, चौथी है CO2। ठीक है, अब आपको बताना इनमें से कौन सी गैस सड़े अंडे जैसी गंध देती है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों, H2S गैस। ठीक है, ये अपने पास सड़े अंडे जैसी गंध देती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, मछली से प्राप्त कॉड यकृत यानी कि लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन सी, डी, के, बिटोल। इनमें से आपको बताना है कि जो लीवर, मछली का लीवर का तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से उत्तर कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। जो मछली का तेल है ये विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मेंढक, खरगोश, मछली, बंदर। इनमें से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है यह आपको बताना है। ठीक है, तो कीजिए इसका उत्तर कमेंट। तो ध्यान में रखिएगा जो मछली होती है अपने पास ये द्विकोष्ठीय हृदय वाली होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इस टेस्ट का, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये प्रश्न आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। जबकि यकृत, लार ग्रंथियाँ ये सभी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, जो कि नलिका युक्त होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। चार कारें ABCD एक ही वेग से गतिशील हैं। चार कारें हैं जो कि समान वेग से क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं, ठीक है। यदि उनके द्रव्यमान क्रमशः इस प्रकार से हैं कि ए का द्रव्यमान ज़्यादा है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, यानी कि सबसे कम द्रव्यमान डी का है, फिर उससे ज़्यादा सी का है, फिर उससे ज़्यादा बी का है, फिर उससे ज़्यादा ए का है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है वो ए कार का है, ठीक है, क्रम में है, तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी उत्तर कीजिए कि कौन सी कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, यही होता है। m यहाँ पर देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, जबकि v क्या दे रखा है? समान दे रखा है, ठीक है। तो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? m के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका है? ए कार का है, तो इसी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या उत्तर होएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कार ए का, जो कार ए की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस टेस्ट का, जो कि काफ़ी ईजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो बताइए दोस्तों कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? अब त्वरण की परिभाषा क्या होती है अपने पास? वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? अपने पास त्वरण कहलाता है। वेग का जो इकाई होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का भी क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यहाँ पर त्वरण का क्या यहाँ पर इकाई निकल के आ जाएगी, अथवा आप बोल सकते हो मात्रक निकल के आ जाएगा। तो आप बोलोगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आज का आपका ये टेस्ट था सामान्य विज्ञान का। सभी को ये टेस्ट पसंद आया होगा। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवाइज करना चाहो इन प्रश्नों को तो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।